हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हमारी जो पर्यावरण अध्ययन की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये सीरीज में हमारा छठवां वीडियो है। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस हैं आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्ली प्रेमी के लिए तकनीकी शब्द है। देखिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है व्यापम वो बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि वही सामान्य से घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चन को पूछ ले। इस व्यापम का जो और अन्य टेट परीक्षाएं आयोजित होती हैं उससे इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बेहतरीन से क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। बिल्ली प्रेमी के लिए तकनीकी शब्द है, जीव प्रेमी, एलुरोफाइल, ठीक है, और साइनोफाइल, हेलोफाइल। चार ऑप्शन आपके पास। पूछ रहा है कि जो कैट लवर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सामान्यतः लोग बाग देखेंगे और लगा देंगे जीव प्रेमी, क्योंकि भैया बिल्ली क्या है, एक जीव है। तो ऐसा नहीं है। जीव प्रेमी, एलुरोफाइल, साइनोफाइल, हेलोफाइल। तो बिल्ली प्रेमी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वह किया जाता है एलुरोफाइल। याद रखें, ठीक है। बिल्ली प्रेमी के लिए तकनीकी शब्द एलुरोफाइल है। और यह शब्द ग्रीक शब्द एलुरोस से आया है, जिसका अर्थ है बिल्ली। और प्रत्यय यानी कि इसके पीछे फाइल जुड़ा हुआ है। फाइल का अर्थ होता है किसी भी चीज के पीछे फाइल जुड़ा होता है उसका मतलब होता है लवर यानी कि प्रेमी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, एलुरोफाइल मतलब क्या होता है, एक कैट लवर, ए पर्सन हु लाइक्स कैट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुनामी। सुनामी शब्द दो शब्दों से बना है। पूछ रहा है कि सुनामी शब्द दो शब्दों से बना है, ये दो शब्द कौन कौन से हैं। तो सु हार्बर और नामी लहर। सु बड़ा नाम और नाम से जल प्रवाह। सु बड़ा नाम और लहर, यानी कि देखिए क्वेश्चन अलग अलग मिक्स कर दिया इसने। सु समुद्र तट का नाम और लहर मिक्स कर दिया एकदम। अब आपको इसमें से जो सही एकदम सटीक जो दिख रहा होगा वो देखिए यहाँ पर सु नामी। तो हम देख सकते हैं सु मतलब हार्बर, बंदरगाह के लिए यूज हो रहा है, और नामी मतलब लहर। तो हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनामी हार्बर। याद रखें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सुनामी शब्द जापानी शब्दों तुसु यानी कि बंदरगाह और नामी लहर से आया है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो विशाल लहरों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। यह शब्द दो अक्षरों से मिलकर बनता है, तुसु और नीचे नामी। ठीक है, याद रखें। देखिए इसमें पूछ सकता है कि सुनामी जो शब्द है वो किस कौन से देश का शब्द है। तो याद रखें जापानी। और इसका मतलब अर्थ क्या निकलता है, तो विशाल लहरों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रसायन की, यानी कि ऐसा कौन सा केमिकल है, किस रसायन की उच्च सांद्रता पर फूलों की कलियां सख्त और सख्त हो जाती हैं, जिससे अंततः वे पौधों से गिर जाती हैं। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की उच्च सांद्रता पर फूलों की कलियां कठोर और सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण वे पौधों से गिर जाती हैं। SO2 के उच्च स्तर के संपर्क में आने पर फूलों की कलियां गैस की अम्लीय प्रकृति से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण वे कठोर हो जाती हैं और अंततः गिर जाती हैं। याद रखें, अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें और ये जो PDF है इनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। अगला है, कौन सा कारक घर की संरचना या डिजाइन को निर्धारित करता है। ठीक है, आप जो घर बनवा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा। पानी की उपलब्धता, मौसम जलवायु और सामग्री की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता और पैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड बी, यानी कि मौसम कैसा है वहां का, इस आधार पे आप घर का डिजाइन डिसाइड करेंगे। जलवायु कैसी है
और सामग्री किस तरीके की उपलब्ध है। तो इन 3 चीजों के आधार पर घर की संरचना या डिजाइन निर्धारित किया जाता है। अगला है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। एक फीमेल टीचर है, वो क्या कर रही है, बच्चों को ईवीएस पढ़ने के लिए कह रही है कि भाई जो न्यूज़पेपर है और जो मैगजीन्स हैं उन्हें आप पढ़िए, मोटिवेट कर रही है उन्हें। ठीक है, यह मनोरंजक साधन आसानी से उपलब्ध हैं, यह विद्यार्थियों को अपने संसार से जोड़ने में मदद करते हैं, यह विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाने में मदद करते हैं, और यह विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड, क्योंकि बच्चे जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो बच्चों को अपने संसार, अपनी दुनिया, अपने परिवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को, पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अगला है, यदि यदि किसी जनसंख्या में कम आयु वर्ग के, याद रखें क्वेश्चन के टर्म्स को देखें आप, किस तरीके की टर्म यूज हुई है, कम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो इसका कारण है, यानी कि किसी देश में या किसी जगह पर किसी पॉपुलेशन जो है वहां पर कम एज के लोग ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। लंबा जीवन काल और कम जन्म दर, लघु जीवन काल और उच्च जन्म दर, लघु जीवन काल और निम्न जन्म दर, और जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि वहां के लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, लघु जीवन काल है, और जो जन्म दर है वो कैसी है, उच्च जन्म दर है। ठीक है, याद रखें, युवा व्यक्तियों की अधिक संख्या वाली जनसंख्या आमतौर पर उच्च जन्म दर के कारण होती है। इसका अर्थ यह है कि अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिससे जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा हो रहा है। ठीक है, अगला है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों में होने वाली ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। पौष्टिक खाद्य चक्रण, उत्पादकता, एकीकरण, स्तर, विन्यास। तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों में होने वाली ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। क्या कहा जाता है, स्तर विन्यास। याद रखें साथ साथ अपने नोट्स भी बनाए, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको किसी भी किताब में, किसी भी जगह ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। आप ये जब खुद से देखोगे, एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, अपना खुद के नोट्स बनाओगे, डाटा इकट्ठा करोगे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तरीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसे वनस्पति की परतों में व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, एक क्षेत्र से स्थायी आधार पर आबादी के व्यक्तियों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें पहले। एक क्षेत्र से स्थायी आधार पर आबादी के व्यक्तियों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। अप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन, उत्प्रवास यानी कि एमिग्रेशन। अंतर है दोनों में, देखिए, अप्रवासन और उत्प्रवासन। प्रवासी यानी कि एस्पेक्ट, और प्रवास यानी कि माइग्रेशन। तो क्या कहा जाएगा, एमिग्रेशन यानी कि उत्प्रवास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्प्रवास। तो किसी जनसंख्या के व्यक्तियों का किसी क्षेत्र से स्थायी रूप से बाहर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास से तात्पर्य किसी देश के देश या क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में बसने की क्रिया से है। मूलतः प्रवास को पीछे छोड़े गए स्थान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति एक देश से उठकर दूसरे क्षेत्र में या दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। अगला है, किस शिक्षण पद्धति यानी कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें शिक्षक प्रयोग करते हैं और छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यस्त विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, उपयुक्त विधि। यानी कि इसमें होगी आपकी कौन सी, प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, शिक्षक प्रयोग करते हैं और छात्र क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला है कि देखिए, पर्यावरण में करंट के भी क्वेश्चंस मिक्स हैं इसके। ठीक है, तो आप इनको भी तैयार करें। हर बार देख रहे हैं हमारे हर जो मतलब वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करंट के आ जाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। मैराथन जो दौड़ होती है सबको पता होता है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। 21.2 माइल्स, 26.2 माइल्स, 25.5 माइल्स, 27.4 माइल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26.2 माइल्स। याद रखें।
अगला है भारतीय जनसंख्या यानी कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है का कितने प्रतिशत जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 79%, 87%, 58% और 42%। तो भारतीय जनसंख्या का यानी कि 58%, कितना प्रतिशत, 58% कृषि पर निर्भर है। इसमें डाटा में 19-20 अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें वर्तमान में, तो 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर हम बात करें जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का, इसके आधार पर अगर बात करें तो 47% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी। तो हमारे 55% के नजदीक है। एक्यूरेट डाटा में हो सकता है लगभग पूछ लेता है, तो 58% नजदीक था हमारे ऑप्शन में, तो ये हमारा सटीक आंसर हो गया। अगला है पॉडलिंग। भाई बढ़िया क्वेश्चन है। पॉडलिंग, गंदल करना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? एक जानवर, ट्रैक्टर खींचा, कार्यान्वयन और सही कोड चुने। बढ़िया शानदार से क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहली बात तो पॉडलिंग होती क्या है? अगर हमें पॉडलिंग पता होगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं पता तो फिर तुक्का ही लगा के आएंगे। तो बताएंगे इसके बारे में। तो पॉडलिंग जो होती है वो जानवर और ट्रैक्टर दोनों के द्वारा होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जब दोनों के द्वारा होती है? तो सी वाला आंसर हो जाएगा, दोनों, एक और दो। तो देखिए पॉडलिंग के बारे में देख लेते हैं। पॉडलिंग भी बोलते हैं, पॉडलिंग भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो धान के खेत होते हैं उनमें मिट्टी को जो मतलब सरल किया जाता है, दलदला सा किया जाता है, तो वो जानवरों के द्वारा भी किया जाता है और ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है। जान लेते हैं थोड़ा। पुडलिंग को पोखरीकरण में बार बार मिट्टी को जोतकर पानी भरा जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग धान के खेतों में मिट्टी के समुच्चयों को तोड़कर चावल की खेती के लिए भूमि तैयार करने और चावल के पौधों की रोपाई के लिए चिकनी कीचड़ वाली सतह बनाने के लिए किया जाता है। मूलतः यह बाढ़ग्रस्त खेत में पानी से मिट्टी को मथना है। तो पडलिंग के बारे में आपको पता चल गया कि ये क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से मृदा खराब हो जाती है? जंगल काटने से और अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से। अब आपके पास सही कोड चुनने के लिए कहा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न दो। तो आपको पता है मृदा कैसे खराब हो सकती है? तो जंगल काटने से भी और अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है, एरिस एक बौना ग्रह है जो लगभग प्लूटो के समान आकार का है, लेकिन सूर्य से कितने गुना दूर है? 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना। बहुत से इसमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से तैयार करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, बनने लगेंगी। एरिस जो है वो सूर्य से 3 गुना दूर पर है। कितने गुना दूर है? 3 गुना। जान लेते हैं थोड़ा एरिस के बारे में भी। एरिस जो है वो एक बौना ग्रह है जो आकार में लगभग प्लूटो के बराबर है, लेकिन सूर्य से 3 गुना दूर है। हालांकि एरिस और प्लूटो आकार में समान है। एरिस सूर्य से काफी दूर परिक्रमा करता है, जिससे यह काफी दूर हो जाता है। आकार कैसा है इसका? प्लूटो के समान है। सूर्य से दूरी, तो प्लूटो से लगभग 3 गुना अधिक दूरी पर। वर्गीकरण यानी कि कैसा ग्रह है ये? तो बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ठीक है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बेइडो। तो भाई क्या है इसकी? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो अमेरिका की जीपीएस जो है वो अमेरिका की है, जिसके आधार पर आप जीपीएस मैप वगैरह देखते हैं। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। जीपीएस का जो स्वामित्व है वो अमेरिकी सरकार करती है, और इससे हम क्या करते हैं? दिशाओं का, स्थान का, प्लेसेस का पता लगाते हैं। जीपीएस का आप मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म भी आप याद रखें। जीपीएस से लोकेशन ट्रेस होती है। अब क्वेश्चन है मंगलयान। मंगलयान 2013 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे?
रमेश रेड्डी, सुधा मूर्ति, संजय सेट्टी और सुबैया अरुणान। तो मंगलयान 2013 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे आपके सुबैया अरुणान। कौन थे? सुबैया अरुणान। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला है दक्षिण एशिया उपग्रह। दक्षिण एशिया उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, 2016, 2017, 2018, 2019। तो दक्षिण एशिया उपग्रह 2017 में प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिए। अगला है हिमालयन यू। ठीक है, याद रखें, ये हिमालयन यू। हिमालयन यू से प्राप्त दवा अब किस बीमारी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है? कर्क, क्षय रोग, टाइफाइड और मलेरिया। तो हिमालयन व्यू से जो दवा मतलब प्राप्त दवाई जो प्राप्त होती है वो कैंसर के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? कैंसर। कैंसर को ही कर्क बोला जाता है। ठीक है, याद रखें। अगला है आम लंगूर। आम लंगूर का चेहरा काला होता है और किस नाम से जाना जाता है? जो आम लंगूर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? हनुमान बंदर, सूंड वाला बंदर, rhesus मकाक और वर्बेट बंदर। तो आम लंगूर का जो चेहरा काला होता है उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हनुमान बंदर के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इस लंगूर को आपने देखा भी होगा, मोस्टली गांव में या आसपास क्षेत्र परिवेश में आपने देखा होगा। और ये काले रंग के होते हैं। इसे हनुमान लंगूर या भारतीय ग्रे लंगूर के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से जलीय जंतुओं में गलफड़े नहीं होते हैं? तो ऑक्टोपस, झींगा मछली, समुद्री सांप और भेल। तो भेल और डॉल्फिन में क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भेल और डॉल्फिन जलीय जीव हैं जिनके पास गलफड़े नहीं होते। वे फेफड़ों का उपयोग करके हवा में सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए उन्हें सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आती है अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक भी किया करो, और चैनल पर अगर आप लोग नए हुआ करें तो सब्सक्राइब भी किया करो। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।